कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपने पिछले क्लास के अंदर क्लास 10 के चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस के अंदर इस चैप्टर में काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। और लास्ट ही क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, दैट व्हाट हैपेंड टू एसिड्स एंड बेसिस इन अ वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयन को जनरेट करते हैं, और जो कि बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट कर देते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो बेसिस होते हैं, कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो कि वाटर के अंदर पूरी तरह सॉल्युबल होते हैं। ओके, तो देखो हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ बेसिस, जो सभी बेसिस होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट अल्कली बेसिस सॉल्युबल इन वाटर। सभी बेसिस वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट अल्कलीज आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑल बेसिस नॉट soluble in water, alkali जो सभी बेसिस होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो अल्कली बेस होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ओके, ये हम लोगों ने देख लिया है। और जो अल्कली बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, क्या होते हैं, सॉपी टच में होते हैं, और टेस्ट इनका थोड़ा सा बिटर होता है। ओके, वैसे भी बेसिस का टेस्ट तो बिटर ही होता है और सॉपी टच ही होते हैं, लेकिन हम लोगों को सभी बेसिस को टेस्ट कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो बेस होते हैं उनको टेस्ट करना हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। ओके, तो हम लोगों ने देखो पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ी है। तो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है हमारा जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ, तो क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाती है सॉल्ट्स एंड वाटर की। ये हम लोग करके आए हैं या पढ़ के आए हैं पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस, कि इसको कह देते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। अब देखो कल की क्लास से हम लोग ये आइडेंटिफिकेशन करके आए हैं, हम लोग ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड्स हाइड्रोजन आयन को जनरेट करते हैं, लेकिन जो बेसिस होते हैं हमारे एसिड्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को जनरेट करते हैं, लेकिन वही जो हमारे बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट कर देते हैं। ये हम लोग आइडेंटिफाई करके आ चुके हैं अपनी पिछली ही क्लासेस से। तो अब हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो एसिड्स और बेसिस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर को बनाते हैं। मतलब एसिड और बेस एक दूसरे के जो असर है उनको खत्म करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। तो देखो एसिड्स हम लोग मान लेते हैं, एसिड्स क्या थे, जो हाइड्रोजन आयन को जनरेट करते हैं, मतलब इनके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो हम लोग ये एसिड्स ले लेते हैं, एसिड्स इज HX, एंड बेसिस क्या होंगे, जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। ओके, तो दैट इज MOH। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो एसिड्स है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन को जनरेट करेंगे, बल्कि जो बेसिस है वो हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारी सॉल्ट की फॉर्मेशन। उसी के साथ जो है HOH क्या बन गया, वाटर। जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड था वो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर। तो हम लोग कह सकते हैं एसिड्स ने जनरेट किया क्या, हाइड्रोजन आयन, एसिड्स ने जनरेट किया हाइड्रोजन आयन को, और बेसिस ने जनरेट किया हाइड्रोक्साइड आयन को, और इन दोनों से मिलकर क्या बन गया हमारे पास, वाटर। ये आ गया। तो यहां तक हम लोग को अच्छी तरह से समझ आ चुका है कि जो एसिड्स है वो हाइड्रोजन आयन को जनरेट करते हैं, जो बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करते हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल मुझे जहां तक लगता है क्लियर होगा, क्योंकि हम लोगों ने कल की क्लास में भी इस चीज को डिस्कस किया था और आज भी एक बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को, दैट इज व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। क्या होगा जब वाटर को मिक्स करेंगे एसिड और बेसिस के साथ। तो देखो इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज involved
when water is mixed with an acid or base। तो हम इसको किस चीज से समझेंगे, एक्सपेरिमेंट लेकर समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हम लोगों ने 10 ml वाटर ले लिया। क्या ले लिया? 10 ml हम लोगों ने वाटर ले लिया इस बीकर के अंदर। अब क्या होगा, इस बीकर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है डालना शुरू कीजिए। लेकिन कांस्टेंट स्टीरिंग के साथ उस बीकर को कांस्टेंट स्टीर करते हुए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू कीजिए। अब जब इस चीज के बाद आप इस बीकर के बेस को टच करके देखेंगे, जब इसके बेस को यहां से टच करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो चुका होगा। जो बीकर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका होगा, मतलब कि बीकर गर्म हो चुका होगा। तो अब बता सकते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो देखो हम लोग कह सकते हैं जब भी हम लोग बेसिस या एसिड्स को वाटर के अंदर डालते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या हाईली एक्सोथर्मिक कह सकते हैं। हाईली एक्सोथर्मिक। एडिंग ऑफ बेसिस और एसिड्स इनटू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। एडिंग ऑफ एसिड्स एंड और बेसिस into water is highly exothermic। ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि अगर एसिड्स और बेस को वाटर के अंदर डालेंगे तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा। ओके, अब देखिए क्या होता है कि जब हम लोग वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं, सबसे पहले तो स्लोली हम लोग को डालना होता है, एकदम केयरफुली और कांस्टेंट स्टीरिंग के साथ। और अगर इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर गिर जाए तो वाटर स्प्लैश कर सकता है और बर्न भी हो सकता है, ठीक है। और उसी के साथ जो है अगर एक्सेस हीट प्रोड्यूस हो गई, जो बीकर है वो टूट भी सकता है। मतलब कि इस चीजों को हम लोगों को बहुत ही ज्यादा केयरफुली हैंडल करना होता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा केयरफुली हम लोगों को इस चीज को हैंडल करना होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो देखो जो हमारे एसिड्स और बेसिस होते हैं वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। अगर उसके अंदर जो है हाइड्रोक्साइड आयन और मतलब हम लोग एक एसिड को कंसंट्रेटेड कब कह सकते हैं, एसिड्स के अंदर कंसंट्रेटेड तब कह सकते हैं हम लोग जब उसके अंदर हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा होंगे। और वही हम लोग बेसिस को कंसंट्रेटेड तब कह सकते हैं जब हाइड्रोक्साइड आयन जब सबसे बहुत ज्यादा होंगे। अब जब हम लोगों ने इस एसिड और बेस के अंदर वाटर को ऐड कर दिया है, जब एसिड्स या फिर बेसिस के अंदर वाटर ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, ये जो एसिड्स और बेस है इनके अंदर जो आयंस है, इनके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और इसी कंसंट्रेशन की डिक्रीज के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या देते हैं, डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या कह देंगे, डाइल्यूशन। और एसिड्स एंड बेसिस जिनके अंदर आयंस की कमी आ जाएगी उनको क्या कह देंगे, डाइल्यूट एसिड्स और डाइल्यूट बेसिस। ओके, ये बात समझ आई। ध्यान से देखो क्या होता है कि जब एसिड्स और बेसिस के अंदर वाटर डल जाए तो क्या होता है, उनके अंदर जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। जब आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। मतलब ऐसे एसिड और ऐसे बेस जिसके अंदर उनके आयंस कम हो, आयंस की कंसंट्रेशन कम हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं, डाइल्यूट एसिड्स और डाइल्यूट बेसिस। ओके, ये पता चल गया कैसे हम लोग डाइल्यूट एसिड्स और डाइल्यूट बेसिस को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। तो हीट इन्वॉल्व होगी, ठीक है, उसी के साथ जो है ये डाइल्यूट बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस सॉल्यूशन। एक एसिड और बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है ये हम लोग को कैसे पता चलेगा। हाउ स्ट्रॉन्ग
acid or base solution. अब देखिए जो एसिड और बेस सॉल्यूशन है, ठीक है, हम लोगों ने देखो चैप्टर की जब स्टार्टिंग की थी तो हमने देखा था किसी चीज को हम लोग पता लगा सकते हैं कि एसिड है बेसिक, कैसे पता लगा सकते थे? विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर के हेल्प से हम लोग पता लगा सकते थे कि कोई चीज एसिड है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। उसी तरह से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, एसिड्स के अंदर अगर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाए तो वो डाइल्यूट एसिड हो जाते हैं। उसी तरह बेसिस के अंदर अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कमी हो जाए तो क्या हो जाते हैं? वो डाइल्यूट बेसिस हो जाते हैं। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड या फिर बेस स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है? ये बात हम लोगों को कैसे पता लगेगी? अब देखो क्या होता है, हमें इस चीज को पता लगाने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है इस चीज को पता लगाने के लिए, और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? बहुत सारे सेवरल इंडिकेटर से मिलकर बना होता है। किस तरह से बना होता है? सेवरल इंडिकेटर्स की मिक्सिंग से बना होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। और हमारा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये हमें बता सकता है कि कोई एसिड कंसंट्रेटेड है या फिर कोई बेस कंसंट्रेटेड है या नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या काम होता है? मान लीजिए हमारे पास हम लोग कोई एसिडिक सॉल्यूशन को जो है एसिड है हमारा, उसकी कंसंट्रेशन को चेक कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करेगा? ये उस एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस हैं उसके हिसाब से कलर को इंडिकेट कर देगा, ठीक है। क्या करेगा? कलर शो कर देगा। जितने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी वैसे ही कलर को इंडिकेट कर देगा। तो ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा स्केल जो कि हमारे पीएच की वैल्यू को बता सकता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पीएच स्केल। ऐसा स्केल जिसके ऊपर हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड करें एसिड या बेसिस की, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल इसको हम लोग बोल देते हैं। पीएच स्केल हम लोग को क्या बताता है? कितने नंबर्स हैं। नॉर्मली हम लोग को पीएच स्केल जो है नंबर बताते हैं, उसके हिसाब से कंसंट्रेशन का पता लगता है। जैसे कि पीएच स्केल जो है 0 से लेके 14 तक के नंबर्स को शो करता है। जो 0 है इसका मतलब क्या होता है? हाईली एसिडिक, और जो हमारे 14 है इसका मतलब है हाईली अल्कली, ठीक है, मतलब कि बेस है। ओके, तो पीएच स्केल के ऊपर 0 से लेके 14 तक नंबरिंग होती है। 0 का मतलब होता है हाईली एसिडिक और 14 का मतलब होता है हाईली अल्कलीन, मतलब कि बेस। और हम अगर देखो जो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का कितना पीएच होता है? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है 7, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा यहां पर एक पीएच स्केल है ये, ठीक है, ये हमारा पीएच स्केल है। और ये जो पीएच स्केल है ना, इसमें पी किसके लिए स्टैंड करता है? पोटेंस। P stands for पोटेंस, और पोटेंस का मतलब क्या होता है? जर्मन लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब होता है, जर्मन लैंग्वेज इसका मतलब होता है पावर। ओके, तो P का मतलब क्या होता है? पोटेंस, जो कि हमारे जर्मन लैंग्वेज में जिसका मतलब होता है पावर। तो ये बताता है एसिड की कितनी पावर है, मतलब कितनी उसके अंदर आयंस है, और बेस के अंदर कितने आयंस है। ये हमारा पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल के ऊपर क्या होता है? 7, जहां पर 7 होगा ना पीएच नंबर, वो हमारा न्यूट्रल होगा, ठीक है, न्यूट्रल। और 0 इज हाईली एसिडिक एंड 14 इज 0 से लेके 14 तक ही इसके पास नंबर होंगे। 7 न्यूट्रल का होगा, तो 14 पर क्या होगा? हाईली बेसिक। अब देखो जो 7 से लेके 0 तक जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? जो 7 से लेके 0 तक जाएंगे मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। 0 से लेके 7 तक एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, जबकि हमारे 7 से लेके 14 तक बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। 7 से लेके 14 तक क्या होगा? बेसिक नेचर इंक्रीज।
मतलब कि अगर हम लोग न्यूट्रल 7 से लेके 0 तक जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। वहीं पर अगर हम लोग 7 से लेके 14 तक जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होगी। तो ये हो जाता है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल में पी स्टैंड फॉर पोटेंस, जिसका जर्मन में मीनिंग होता है पावर, और जो पीएच स्केल होता है इसे 0 से लेके 14 तक के नंबर्स को ही शो करता है, जिसके अंदर ये एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर बता देता है, कंसंट्रेशन शो कर देता है। 7 जो होता है हमारा पीएच नंबर 7, वो बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है, कोई चीज न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। और 7 से लेके 0 तक जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, 7 से 14 तक जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। वही न्यूट्रल से हम लोग जब 0 की तरफ जाएंगे तो H पॉजिटिव आयन मतलब कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और न्यूट्रल से 14 तक जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो ये होता है हमारा पीएच स्केल, जो कि हमें पीएच वैल्यू बताता है, जिससे हमें एसिड की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन का पता लग जाता है। ठीक है, तो चलो कुछ कॉमन चीजों की हम लोग पीएच की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पीएच स्केल हो गया। ठीक है, पीएच स्केल। अब देखिए पीएच स्केल के ऊपर सबसे पहले तो जो गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारे स्टमक के अंदर होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच कितना होता है, गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच होता है 1.2। क्या होता है गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच, तो गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच होता है 1.2 ऑन पीएच स्केल। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। वही अगर हम लोग लेमन जूस का देख लें तो लेमन जूस का पीएच कितना होता है, लेमन जूस का पीएच होता है 2.2 ऑन पीएच स्केल। ओके, पीएच स्केल के ऊपर लेमन जूस का पीएच होता है 2.2। वहीं हम अगर प्योर वाटर और ब्लड का देख लें, प्योर वाटर और ब्लड का अगर हम लोग पीएच देख लें तो क्या होगा, वो हो जाता है 7.4। वहीं हम लोग अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच देख लें तो क्या हो जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका पीएच हो जाता है 10। ठीक है, तो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच है 1.2, लेमन जूस का पीएच है 2.2। वही हमारे प्योर वाटर और ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है हमारा 10, और वही अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच देख लें तो कितना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच देख लें अगर 14 तक होते हैं इसके नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच देख ले तो कितना हो जाएगा 14। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका पीएच हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या पीएच है पीएच स्केल के ऊपर। तो मतलब कि एक एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमें कैसे पता चलेगा, एसिड्स के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन है और बेसिस के अंदर कितने हाइड्रोक्साइड आयन है, इस चीज से हम लोगों को पता चल जाता है एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। एसिड्स के हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन कैसी है और बेसिस के हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन कैसी है, यही हमें एसिड और बेस की स्ट्रॉन्ग होने का बताता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट, दैट हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस सॉल्यूशन इज। तो ये हमें पता चल चुका है किस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। किस तरह से जो पीएच हमारी एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं ये देखते हैं।
of pH in our daily everyday life. ये हमारा भी टॉपिक होगा। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देख लेंगे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या? पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो हम सबको मालूम है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एसिड होता है, मतलब कि हमारा स्टमक जो है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका क्या काम होता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में हेल्प करता है, और डाइजेशन के बाद जो है HCl हमारे स्टमक को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता, हमारे स्टमक में बिल्कुल भी इसका इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंक्रीज हो जाए, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सेक्रेशन ज्यादा हो जाए हमारे स्टमक के अंदर, तो क्या होगा? हमारे स्टमक के अंदर क्या होगा? पेन और इरिटेशन हो सकती है। अगर स्टमक के अंदर जो है HCl की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो पेन और इरिटेशन की फीलिंग हो सकती है। अब अगर हमें इसको क्योर करना है तो क्या होगा? स्टमक के अंदर HCl की अमाउंट ज्यादा हो गई है, एसिड की अमाउंट ज्यादा हो गई है, मतलब कि क्या हो गई है? एसिडिटी हो गई है। अब उसको ठीक करना है तो क्या होगा? हमें एक बेस को लेना होगा, ठीक है, एंटासिड को लेना होगा। जो एंटासिड है वो क्या करेगी? एंटासिड जो है HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो बेस होगा। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो पेन और इरिटेशन है ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अब एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि माइल्ड बेस है, हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे एज एंटासिड फॉर क्योरिंग पेन एंड इरिटेशन। एज एंटासिड हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे टू क्योर पेन एंड इरिटेशन, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारी माइल्ड बेस होती है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक है, तो सेकंड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। किस तरह से पीएच चेंज जो है टूथ डिके कर देता है। तो देखो, जब भी हमारे माउथ का पीएच, हमारे माउथ का जो पीएच है 5.5 से कम हो जाएगा, अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे मुंह के अंदर जो टूथ्स है वो डिके होना शुरू हो जाएंगे। इस चीज को अच्छे से नोट करना, माउथ का पीएच 5.5 इंपॉर्टेंट रहेगा। माउथ का पीएच किससे कम होगा तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएंगे, तो 5.5 से कम हो जाएगा तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे जो टीथ इनेमल्स है किससे बने होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने होते हैं। ठीक है, तो जो टीथ के इनेमल्स है, टीथ के जो इनेमल्स है वो क्या बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस वही होता है। ठीक है, और वो वाटर के अंदर सॉल्युबल भी नहीं होता, बस वो करोड हो जाएंगे जब एसिड मुंह का जो पीएच है 5.5 से कम हो जाएगा। और मुंह का पीएच कैसे डिक्रीज जा सकता है? तो हमारे मुंह के अंदर काफी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कभी फूड आइटम जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसके लेफ्ट ओवर पीसेस जो मुंह के अंदर रह गए हैं उसको जब वो डाइजेस्ट करेंगे तो एसिड रिलीज करेंगे, उसी से हमारे मुंह का पीएच जो है डिक्रीज हो सकता है 5.5 से। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? हम लोगों को क्या करना चाहिए? माउथ को वॉश करना चाहिए रेगुलरली आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने के बाद हमेशा जो है मुंह को धोना चाहिए। उसके बाद जो है टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए विथ बेस, जिसके अंदर अच्छा बेस होगा उस टूथपेस्ट को हम लोग को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो अपने टूथ डिके से बच सकते हैं। लास्ट टॉपिक इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स और प्लांट्स। अब कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें बचने की जरूरत होती है। तो देखिए, सभी को कभी ना कभी मधुमक्खी तो जरूर काटी होगी। मधुमक्खी जब काटती है तो इतनी पेन होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, जब काटती है तो एसिड को रिलीज कर देती है बॉडी के अंदर। ठीक है, जब वो एसिड को रिलीज कर देगी तो बहुत ज्यादा पेन और इरिटेशन होती है। अब एसिड के असर को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक बेस चाहिए। तो बेकिंग सोडा हमारा होता है बेस। ठीक है, तो इनको हम लोग को वहां पर अच्छी तरह से मसाज कर लेनी चाहिए, तो ये एसिड का जो असर है वो खत्म कर देंगे। इसी तरह एनिमल्स तो हो गए, इसी तरह कुछ प्लांट्स भी होते हैं जिनका नाम क्या होता है? नेटल।
जो हमारा नेटल प्लांट है ये कहां पर मिलता है, जंगली एरियाज में मिलता है नेटल प्लांट। और नेटल प्लांट के जो लीव्स होते हैं अगर एक्सीडेंटली कभी टच हो जाए, एक्सीडेंटली कभी नेटल प्लांट के लीव हमारी बॉडी के साथ टच हो जाए तो उनके पास क्या स्टिंग्स होते हैं छोटे छोटे, बहुत ही ज्यादा पेनफुल और बहुत ही ज्यादा इरिटेशन फील होती है जब वो टच हो जाए। क्यों? क्योंकि जो नेटल प्लांट्स के लीव्स होते हैं ये मिथेनोइक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोइक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। जो मिथेनोइक एसिड अगर टच हो जाए तो बहुत ज्यादा पेन होता है। अब ये देखो नेटल प्लांट्स के लीव्स थे वाइल्ड एरियाज में मिलते थे और नेटल प्लांट्स के लीव्स क्या करते थे, मिथेनोइक एसिड को प्रोड्यूस करते थे जो बॉडी के ऊपर लगते ही बहुत ज्यादा जलन वगैरह या फिर दर्द होनी शुरू हो जाती थी। तो अब इसको ठीक करने के लिए ही नेचर ने कुछ चीजें प्रोवाइड की है न्यूट्रलाइजेशन के लिए, जैसे कि हमारा डॉग प्लांट होता है। विच प्लांट? डॉग प्लांट। ये भी हम लोग को कहाँ मिलता है, डॉग प्लांट भी हम लोगों को कहाँ मिलता है, वाइल्ड एरिया से मिलता है। और यही डॉग प्लांट क्या करता है, मिथेनोइक एसिड के असर को खत्म करता है। डॉग प्लांट की लीफ को ले लीजिए, अफेक्टेड एरिया के ऊपर मसाज कर दीजिए तो उसका असर क्या है, कम हो जाएगा। जो हमारे मिथेनोइक एसिड का, मिथेनोइक एसिड के असर को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। मतलब कि जो डॉग प्लांट होगा उसके लीव्स क्या होंगे, दे आर बेसिक इन नेचर, नेचर में वो होंगे बेसिक। ठीक है, तो ये तो किस तरह से हम लोगों को अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं एनिमल्स और प्लांट से, ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया है। तो आज के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर लिए आज की क्लास के अंदर। तो कल की क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।